गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन कर लिया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, बेसिक मैथ्स के लास्ट पार्ट पे, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग very very small pieces, very small slices or pieces to get the value of complete unit। मतलब integration is the process of adding very small pieces or slices to get the value of complete unit। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है। मेन काम क्या है इंटीग्रेशन में कि हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। शॉर्ट में हम ये भी कर सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन is nothing but summation। ठीक है, समेशन को सिंबॉलिकली एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एरिया है, 2D कर्व्ड एरिया है, ठीक है। मान लीजिए इस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा लिए, ये डॉट टाइप का एक छोटा सा टुकड़ा, तो ये एक छोटा सा एरिया हुआ। अगर ये पूरा एरिया जो है ए है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा जो ये है, इसको क्या बोलेंगे, डी ए। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया, लार्जर एरिया ए को क्या बोल रहे हैं, डी ए। तो आप बोलिए इस तरह के छोटे छोटे डीए को जोड़िएगा, छोटे छोटे एरिया को जोड़ते चले जाइएगा इस पूरे प्लेन में, बाउंड्री के अंदर रह के ये सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़िएगा। मेरा कहना इस तरह से सम कीजिएगा और ऐसे लिखिएगा। इनफैक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। एक्चुअली कायदे से डीए के बदले ऐसे लिखते हैं, छोटा सा एरिया और लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू 0। ये लिखने का मतलब ही हो गया कि एरिया जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, डीए। तो कायदे से जब आप ये वाला समेशन यूज करते हैं तो हमें डी ए ना सिंबल दिखा के डेल्टा ए सिंबल दिखाना चाहिए छोटा टुकड़ा के लिए, और फिर बाद में बोल देना चाहिए कि डेल्टा ए टेंडिंग टू 0 है, मतलब ये टुकड़ा बहुत छोटा है, ठीक है, जिसको हम अभी डी ए बोल रहे हैं। तो ये चीज इज नथिंग बट समेशन ऑफ डी ए। हाँ, डीए अगर मन कर रहा है ना आपको लिखने का कि नहीं सर हम तो डीए को ही सम लिखना चाह रहे हैं, हम डेल्टा ए का समेशन नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं इस तरह के छोटे छोटे डीए का सम, तो क्या करें, तब ये सिंबल यूज ना करके हम लोग क्या करते हैं, समेशन का ये वाला सिंबल यूज करते हैं। देखिए एक स्टाइलिश वर्जन ऑफ एस है, समेशन का एस, ठीक है। तो ये डीए जो हो गया, ये लिख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या होगा कि आपको सम करना है किसको, तो छोटे छोटे एरियाज को, जिसको आप डीए बोल रहे हैं। और डीए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो टुकड़ा है वो बहुत छोटा है, ये आपको दिखेगा भी नहीं, बस आपको दिखाने के लिए ये इतना बड़ा डॉट बनाए हैं। नहीं तो कायदे से ये डीए जो होता है ये इतना छोटे साइज का होता है कि नेकेड आई से दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह का एक एरिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस को जोड़िएगा तो कंप्लीट एरिया मिलेगा। तो मतलब आप शॉर्ट में क्या बोले कि समिंग अप ऑल द स्मॉल पीसेस विल गिव मी कंप्लीट यूनिट। कंप्लीट यूनिट ऑफ क्या, एरिया। कंप्लीट यूनिट एरिया ही ना मिलेगा। वैसे ही मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 3D, मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूब ऐसे,
ये क्यूब है। हम क्या किए कि क्यूब का छोटा छोटा वॉल्यूम ले लिए, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, छोटा छोटा, छोटा वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, डीवी। और अगर मान लीजिए इस छोटे छोटे डीवी को जोड़ते चले जाए पूरे क्यूब के अंदर रह के, तो हमको क्या मिलेगा, मतलब हम जोड़ते चले जाए, जोड़ने का सिंबल क्या हो गया, ये, किसको जोड़ने का सिंबल ये होता है, ये एलोंगेटेड एस है और कुछ नहीं है। इसको हम लोग इंटीग्रल भी कहते हैं, जोड़, ठीक है। तो जोड़ना है, इसका मतलब होता है जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो छोटे छोटे वॉल्यूम को जोड़ना है। ये करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिलेगा, पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिलेगा। ये डीवी कितने साइज का होता है, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा। जैसे मान लीजिए आपके मन में आएगा सही, जो छोटा वॉल्यूम आप चूज किए हैं वो कितना छोटा होगा, क्या 10 की पावर -9 मीटर क्यूब होगा, क्या 10 की पावर -900 मीटर क्यूब होगा, ये बहुत छोटा टर्म है। इससे भी छोटा 10 की पावर -900, ऐसे और भी जीरो लगा दिए, इतना मीटर क्यूब होगा, नहीं, जितना छोटा आप समझ सकते हैं उससे भी छोटा है ये डीवी, ये छोटा टुकड़ा, वॉल्यूम का छोटा टुकड़ा, ठीक है। इसी वजह से चूंकि ये जितना इमेजिनेशन आपका जा सकता है छोटेपन में, उससे भी ज्यादा छोटा है चूंकि ये टर्म, इसलिए इस तरह के टर्म को जोड़ने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज नहीं करके हम लोग हमेशा ये सिंबल यूज करते हैं। और यही कारण था कि थोड़ा देर पहले हम आपको बोले थे कि अगर कोई ये सिंबल यूज करेगा और इसके आगे ये लिख देगा तो ये सही चीज नहीं है कायदे से। अगर ये सिंबल यूज कर रहा है तो उसको कायदे से ये सिंबल यूज करके ये बात लिख देना चाहिए, ठीक है। ना ही बहुत मन कर रहा है डीए यूज करने का, तब वो समेशन का ये सिंबल यूज करे, फिर छोटा टुकड़ा लिखे एरिया का, और फिर लिखे कि ये पूरा जोड़ने पे, इस तरह के छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ने पे हमको कंप्लीट एरिया मिलेगा। आपकी मर्जी है कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ये तो हो गया कायदा कानून। कभी कभी क्या होता है कि लोग समझाते समय या लोग बच्चे जो हैं ये सिंबल भी गलती से यूज कर लेते हैं, तब भी हम लोग समझ जाते हैं कि एक्चुअल में बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, बच्चा बोलना यही चाह रहा है। कभी कभी ये सिंबल भी लोग कैलकुलेशन के समय या किसी को समझाते समय इस तरह का सिंबल यूज कर लेते हैं, वो बस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग समवन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये चीज यूज करने का मतलब मान लिया जाएगा कि वो एक्चुअल में ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ। तो अब हम समराइज कर सकते हैं, अपनी बातों को। समराइज करने का मतलब ये हुआ कि आगे से जब कभी कोई ऐसा सिंबल लिखे और उसके आगे कुछ टर्म लिखा रहे, ठीक है, ये एलोंगेटेड एस के आगे कुछ टर्म लिखा रहे, तो माना जाएगा कि सम करना है। और किसका सम करना है, तो जो यहां पे एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, इस समेशन सिंबल के सामने जो ये टर्म लिखा रहेगा उसका सम करना है, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं जिसका सम करना है वो टर्म यहां होना चाहिए, तो जिसका सम करना है वो एक्सप्रेशन यहां मिलेगा, कुछ भी हो सकता है ये। और इस सिंबल का मतलब होता है कि समेशन, दिस इज सिंबल फॉर समेशन और इंटीग्रेशन, जोड़, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इंटीग्रेशन जनरली किस तरह के समेशन के लिए यूज होता है, जब हमें बहुत छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ना हो, ठीक है। मतलब जिसका सम करना है एक्चुअली वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है।
तभी हम जाके एक्चुअल में ये सिंबल यूज करते हैं, कौन सा, इंटीग्रेशन का। तो जिसका सम करना है वो यहाँ लिखा रहेगा, और समेशन करने की भावना को इस सिंबल से व्यक्त करेंगे। और तीसरी बात कि जिस चीज को सम करने जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होना चाहिए अगर हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी क्वांटिटी जो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, वेरी वेरी मतलब जितना छोटा सोच सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज आर नोन एज, उसका एक नाम भी है, आर नोन एज इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये हो गया समेशन का सिंबल, किसका सम करना हो यहां रहेगा। और ये सिंबल तभी यूज करते हैं जब जिसको सम करना है उसका वो सारा टर्म बहुत छोटा छोटा टर्म हो, ठीक है। जिसका सम करना है, जो टर्म यहाँ लिखाएगा वो काफी बहुत ही छोटा होना चाहिए। और बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज को हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये सब मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ये टोटली समा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज एकदम फंडामेंटल है, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बार बार इन बातों को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन का, और थोड़ा इलेबोरेट तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल बोल दीजिए, इसको डेमोन्स्ट्रेशन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। कभी कभी देखिए आपको एग्जाम में ऐसे देगा समेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू dx, इस तरह से समेशन का सिंबल लगा के ऐसे लिख देगा। तो मतलब वो क्या कह रहा है एग्जामिनर क्या कह रहा है, चलिए एक और चीज बता दें कि यहां ऐसे लिख देगा वो, इस तरह का चीज एग्जामिनर लिख के दे दिया, इसको आप क्या समझिएगा, इसका मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन क्या लीजिएगा, हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है कि सम करना है, किसको सम करना है, इसको सम करना है। और जब x का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, जो सम करना है x1 से x2 तक ही सम करना है, वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन एक मीनिंग समझ में आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए कि ये चीज है क्या। तो वही चीज फीलिंग लाने के लिए आपको हम यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम ढूंढ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऐसे ये है क्या दिखा रहा है, उसको जानने के लिए हम क्या किए, ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। लेटर से ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कोई फंक्शन ही है ना, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। ये रहा x, यहां पे रहा y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे आउटपुट है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे इनपुट है एक्स एक्सिस पे ओरिजिन है, मतलब फंक्शन का ग्राफ बना दिए। अच्छा, अब एक चीज और देखिए x1, अब आप ध्यान देते जाइएगा, आपको अपने आप देखते चला जाएगा। लेटर से कि कोई जनरल x पे हम गए, कोई जनरल x पे गए और थोड़ा सा फंक्शन को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है ऐसा। और लेटर से हम किसी जनरल x पे गए और वहां पे जाके देखे कि फंक्शन का वैल्यू
क्या होगा बताइए तो, x इनपुट पे फंक्शन वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ एक्स। अच्छा, x से थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे कितना, बहुत हल्का हल्का आगे गए तो उसको क्या बोलिएगा, x में हल्का आगे जाने को क्या बोलेंगे, x प्लस डी एक्स, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। वहां गए, अब उस पे हम क्या चेक किए, फंक्शन का आउटपुट का वैल्यू। तो बताइए तो, यहां था फंक्शन का आउटपुट का वैल्यू, यहां एफ ऑफ एक्स, यहां क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स के बदले क्या डालेंगे भाई, एक्स प्लस डी एक्स डालेंगे। क्लियरली दोनों के बीच का गैप काफी कम है। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स को अगर हम y सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करना होगा, y में स्लाइट चेंज। अगर एफ ऑफ एक्स को y से रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को y प्लस डी वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है, कौन सा गैप, यहां ध्यान दीजिए, ये जो गैप है काफी छोटा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ये जो आपका स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप जियोमेट्रिकली ये तो एक ये कैसा स्ट्रिप दिख रहा है, अगर इस स्ट्रिप पे नजर डालिए तो कैसा स्ट्रिप दिख रहा है। इसको अब थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, ये जो स्ट्रिप है ये कैसा स्ट्रिप दिख रहा है, एक ऐसा स्ट्रिप जिसका थिकनेस कितना है dx, और इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन में बनाइएगा, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड, ये तो ऐसे ही मैग्नीफाइड है, आपको हम पहले बताए थे कि dx इतना छोटा होता है कि दिखेगा भी नहीं, वो तो हम आपको बस दिखाने के लिए यहाँ दिखा रहे हैं, नहीं तो ये dx इतना छोटा होता है कि आपको जो पट्टी है ना ये दिखेगा ही नहीं आपके नेकेड आई को, इतना पतला सा एक लाइन टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए हम इस फिगर को और फर्दर बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर बड़ा कर रहे हैं, तो बड़ा कीजिएगा, इसको मैग्नीफाई कीजिए तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा, थोड़ा सा और मैग्नीफाई किए हैं, मतलब यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन को मैग्नीफाई कीजिएगा तो थोड़ा ऐसा ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसे। ठीक है, ये हुआ आपका थिकनेस dx। ठीक है, ये क्या हो गया बताइए, ये जो पोर्शन है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, जिसको आप क्या बोले हैं y। अच्छा, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसको आप बोले हैं y प्लस डी वाई, जिसको आप जो एक्चुअल में क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, यानी फंक्शन का वैल्यू कहां पे, एक्स प्लस डी एक्स पे। अच्छा, अब थोड़ा सा ये जो ट्रेपेजियम टाइप का स्ट्रक्चर है इसका एरिया निकालिए तो, इस ट्रेपेजियम टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये इसका नाम भी दे दीजिए ए बी सी डी, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या होगा। तो साफ साफ दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम दूसरे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्या एरिया निकालते समय ऐसे देख सकते हैं, यहां देखिए, यहां टॉप में एक छोटा सा ट्राइंगल है, उसके अलावा जो पोर्शन है वो तो एक रेक्टेंगल ही है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको कुछ बोल दीजिए पी, तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी पी डी प्लस सी पी डी ट्राइंगल, और यहां पे क्या बोलेगा रेक्टेंगल ए बी पी डी प्लस ट्राइंगल सी पी डी, ये दोनों का एरिया ही ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो बताइए तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ कितना दिख रहा है y बोलिए या एफ ऑफ एक्स बोलिए, तो लेंथ हो गया एफ ऑफ एक्स, और ब्रेड्थ कितना है रेक्टेंगल का dx,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी पी डी हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ट्राइंगल का, यही विड्थ dx होगा ना, तो dx इंटू हाइट क्या होगा ट्राइंगल का, हाइट होगा ये cp, कितना होगा, ये हो जाएगा f ऑफ x और f ऑफ x प्लस dx का डिफरेंस, यानी कितना y प्लस dy घटे y, यानी बोले ना ये dy है एक्चुअल में कायदे से छोटा सा डिफरेंस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीडी। अच्छा अब आप बताइए कि ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस हाफ इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। अब आप ही बताइए डी वाई जितना सोच सकते हैं उससे भी छोटा क्वांटिटी है और उसको भी मल्टीप्लाई कर दिए एक दूसरा ऐसा क्वांटिटी से dx है जो खुद ही इतना छोटा है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दो छोटे अनइमेजिनेबल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लीजिएगा तो बहुत, वो तो और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब शॉर्ट में कहिए तो वी कैन सेफली नेग्लेक्ट दिस टर्म। क्यों? क्योंकि जितना इमेजिन कर सकते थे उससे भी छोटा है दोनों, मतलब ये दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत पास होगा जीरो के, मतलब जितना आप सोच सकते हैं ना उससे भी पास होगा जीरो के। ये प्रोडक्ट जो होगा अप्रोचिंग टू जीरो होगा, बस जीरो नहीं होगा उसके अगल बगल होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आया, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर यहाँ भी तो डी एक्स है, तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ क्यों नहीं निग्लेक्ट किया, आप बोल सकते हैं तो वहां निग्लेक्ट कर दिए। बाबू यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मान लीजिए 1 है, उसके साथ dx है जो कि बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो भाई एक ही ऑर्डर का छोटा क्वांटिटी है ना। अब ऐसे समझिए एफ ऑफ एक्स गुने 10 की पावर माइनस 1000 कीजिए। एक एग्जांपल लिए कि हम dx को इमेजिन किए 10 की पावर माइनस 1000 या 10,000, ठीक है, ये dx का काम किया। उधर क्या है, हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 10,000 गुने 10 की पावर माइनस 10,000। अब बताइए पहला टर्म ये है और ऐड करना है दूसरा इसको, तो दूसरा टर्म को ऐड ना भी करें ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इतना छोट नेग्लिजिबल टर्म है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये तो काफी नेग्लिजिबल है ना। ये तो हम एक एग्जांपल लिए हैं बाबू कि 10 की पावर माइनस इतना, ये तो एक्चुअल में इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। ये तो हम बहुत बड़ा क्वांटिटी ले लिए हैं। एक्चुअल में dy और dx जो है इसका भी बाप है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। तो शॉर्ट में हम क्या बोले कि इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सचमुच में नेग्लिजिबल होगा, इतना नेग्लिजिबल की फील नहीं कीजिए। और दूसरा टर्म ये रहा, तो शॉर्ट में बोलिए कि जो ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप, इसका एरिया क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसे भी आप कह सकते थे, जानते हैं कैसे, चूंकि कॉमन सेंस से देखिए ये जो पतला सा स्ट्रिप है ये भी इतना से भी पतला होगा और पतला होगा, तो ये पतला सा स्ट्रिप किस फिगर को इमेजिन रिजेंबल कर रहा है, रेक्टेंगल को कर रहा है। एक्चुअल में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेड्थ। तो लेंथ में हम क्या यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, और ब्रेड्थ में क्या यूज कर सकते हैं, डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स गुने डी एक्स तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। जब dx काफी छोटा होगा तो ये रेक्टेंगल जैसा होगा और हम आराम से बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया ये है। अब बताइए यहाँ पे जो टर्म लिखा है वो यही है ना, तो मतलब एक्चुअल में जो हमको जोड़ने का है वो किस चीज को जोड़ने का है, हमको तो एक्चुअल में क्या जोड़ने का है, एरिया। कौन सा एरिया, छोटा छोटा एरिया को जोड़ने का है। कहां से कहां तक, x1 से कहां तक, x2 तक, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले ये सब चीज को हटाया जाए तो समझाने के लिए था, ठीक है, बाकी चीज को मिटाया जाए। क्या लिखेंगे,
x1, ये हो गया थिकनेस, इस एरिया को क्या लिख देंगे एफ ऑफ एक्स dx। अब देखिए मुझे जोड़ना है किसको जोड़ना है, अब फील आ रहा है एरिया को, कौन से एरिया को, इस पतले से स्ट्रिप वाले एरिया को, और ऐसे ऐसे एरिया को जोड़ते चले जाना है, कहां से, x1 से। तो लेटर से x1 यहां है, तो यहां से ऐसे ऐसे एरिया को जोड़ते चले जाना है, कहां तक, x2 तक। मान लीजिए x2 यहां है, ये है x2, मतलब x1 से x2 तक ऐसे ऐसे पतले स्ट्रिप को जोड़ते चले जाना है। तो कायदे से बोलिए ना, ऐसा ऐसा पतला स्ट्रिप तो दिख ही रहा है साफ साफ कि है क्या, ऐसा ऐसा पतला स्ट्रिप को बनाते चले जाइए, कहां से कहां तक, ऐसा ऐसा पतला पतला स्ट्रिप कहां से बनना शुरू होगा, x1 से, ये रहा पतला पतला स्ट्रिप पतला, फिर उसी तरीके से अगला सीक्वेंस में जाएंगे, फिर पतला स्ट्रिप, इस तरह का बताइए। तो पतला पतला स्ट्रिप को जोड़ते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या, बताइए तो क्या मिलेगा, कहां तक ऐसा पतला पतला स्ट्रिप को जोड़ते चले जाना है, अप टू x2। तो शॉर्ट में बोलिए ना कि अगर मैं x1 से लेके x2 तक पतले पतले स्ट्रिप को जोड़ूंगा तो पूरा एरिया मिलेगा, कौन सा एरिया, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, जो कर्व बना हुआ है। अब ये सब चीज दिखाने का जरूरत नहीं है, बीच वाला पोर्शन इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। x1 से लेके ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे x1 से लेके और x2 तक जो कर्व के नीचे एरिया है, एक्चुअल में उसी को जोड़ते चले, मतलब पूरा एरिया चाहिए हमको। शॉर्ट में बोलिए ना, कर्व के अंडर में x1 से लेके x2 तक जो एरिया है वही चाहिए। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं कि क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व, किसका कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ का कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व, किसका कर्व, कर्व ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फ्रॉम x1 टू x2, ये लिख सकते हैं। तो जियोमेट्रिकली जो है इस तरह का जो अगर कोई एग्जामिनर लिख के देते तो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि इस फंक्शन के कर्व के नीचे x1 से लेके x2 तक का जो एरिया है वो एरिया क्या है, एरिया अंडर द कर्व। दिस इज द जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। जियोमेट्रिकली इंटीग्रेशन जो है, ये इंटीग्रेशन ही तो हुआ जोड़, जियोमेट्रिकली इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो देखिए, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं इंटीग्रेशन को। लेटर से आपको एग्जामिनर बोल दिया कि इसको कैलकुलेट करो, x dx, इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। कहां से कहां तक, तो लेटर से x1 से लेके x2 तक, मतलब एग्जामिनर आपसे इनडायरेक्टली समेशन करवा रहा है किस टर्म का, इस टर्म का, कहां से कहां तक, x1 वैल्यू से लेके x2 वैल्यू तक, ठीक है। तब आप बताइए सबसे पहले तो ये जो फंक्शन बैठा है यहाँ पे, लास्ट एग्जांपल से रिलेट कीजिए, जो फंक्शन बैठा है हमारे काम का जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, एफ ऑफ एक्स के बदले कभी कभी सिंबल में क्या लिखते हैं, वाई, तो क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स। बताइए तो वाई बराबर एक्स किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का, तो हम स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है। एग्जामिनर बोला कि हमको चाहिए एरिया अंडर द कर्व, किस कर्व के अंदर का, इस कर्व के नीचे एरिया चाहिए, लेकिन कहां से, x1 से x2 तक। तो लेटर से x1 दिखा दिए, यहां रहा x1,
और लेटर से यहां रहा x2, तो आपको क्या चाहिए, यही चाहिए ना, ये एरिया चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो इसका तो बहुत तरीका है। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, हमको जो फिगर का एरिया चाहिए वो चाहिए ये x1 से लेके x2 तक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको बस इतना ही एरिया चाहिए। तो हम लेकिन क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, पूरा मतलब पूरा ही इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 0 से लेके x2 तक सम कर देते हैं, किसको, छोटे छोटे एरिया को, छोटे छोटे एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x dx से। तो शॉर्ट में बोलिए x dx रूपी छोटे छोटे एरिया को हम 0 से लेके x2 तक ऐड कर देंगे, तो हमको तो पूरा ये ट्रायंगल का ही एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमको ये ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए, तो इसमें से कौन सा पोर्शन घटा देंगे, ये जो पोर्शन है ये ब्लैक वाला, ठीक है, ये इस पोर्शन के एरिया को घटा देंगे तो हमको डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा कि नहीं। कॉमन सेंस क्या होता है ना, पूरा ट्रायंगल का एरिया आप अभी निकाल लिए, देखिए ये चीज पूरा ट्रायंगल का एरिया दे देगा, उसमें से हम ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो तब तो यही ना मिल जाएगा, x1 से लेके x2 तक का एरिया। तो क्या लिखेंगे, माइनस कीजिए, कहां से कहां तक का, 0 से x1 तक का, ठीक है। अब बताइए तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया को ही ना यहां लिखे हुए हैं, तो क्या लिखेगा, हाफ इंटू ट्रायंगल का बेस क्या है x2, हाफ इंटू x2 इंटू हाइट क्या होगा, ये हाइट है। तो एक बात बताइए, आपका फंक्शन है y बराबर x, तो मतलब इनपुट जब x2 होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, x2 ही ना होगा, आउटपुट बराबर इनपुट ही तो है यहाँ पे। तो जब इनपुट x2 होगा तो आउटपुट भी x2 होगा, तो मतलब यहाँ x2, जब इनपुट x1 होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, x1। तो ये जो पहला टर्म है क्या बता रहा है, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया अप टू x2। तो लिखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस घटाना है इस ब्लैक वाले एरिया को, तो वो भी तो ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस क्या है उसका x1, और हाइट क्या होगा, x1 ही होगा। तो शॉर्ट में बोलिए ना क्या निकल के आया रिजल्ट, x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2। तो ये जो है x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, यही ये रेड वाला जो मार्क्ड एरिया है फ्रॉम x1 टू x2 ये देगा। मतलब आपका ये आंसर जो है इस चीज का वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये अब देखिए एक और चीज, इस चीज को लिखने का एक और तरीका होता है, जो ऐसे आप लिखे ना ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 और जहां से जहां तक को जोड़ना था ऐसे लिख देते हैं, और इस सिंबल को माना जाता है कि ये एक्चुअल में इसी को बता रहा है। मतलब अगर कहीं पे ये लिखा रहे तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब है कि अपर वाला वैल्यू पहले रख देंगे x के बदले, तो अपर वाला वैल्यू रखिए तो x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर वाले वैल्यू को x के बदले रख देंगे। मतलब नेचुरली इस सिंबल का मतलब यही माना जाता है, हम आपको पहले बता दें कि इस ये लिखने का मतलब यही है। तो हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये समझ में आया, कभी कभी क्या होगा कि एग्जामिनर आपको इस तरह से सिंबल लिख के और ऐसे लिख दिया और कोई ना लोअर लिमिट रखा ना अपर लिमिट रखा, मतलब आपको ये तो आपको समझ में आ गया था कि ये छोटा छोटा एरिया है, इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ना है, ये भी समझ में आ रहा है, समझ में आता है, लेकिन कहां से कहां तक जोड़े एरिया को, क्योंकि ये तो पूरा एरिया है, ये तो शेडेड पोर्शन जो है पूरा है, तो कहां से कहां तक का एरिया हमको चाहिए ग्राफ के नीचे का, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो, लेकिन कहां से कहां तक ये तो दिया नहीं है, यहां पे मेंशन नहीं किया है। पिछला बार मेंशन किया था x1 से x2 तक किया था ना, तो पिछला बार मेंशन किया था तो एक वैल्यू भी आया था, एक डेफिनिट वैल्यू आया था। देखिए ना x2 भी पता था x1 भी पता था, तो एक डेफिनिट कोई वैल्यू ही आएगा ना, एक नंबर आएगा।
तो जब याद रखिए समेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ समेशन दिया रहे और इन जनरल यहाँ पे x है ना, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी ना हो सकता, अभी ना x दिए हैं, कोई भी फंक्शन हो और समेशन करवा दे x1 से x2 तक, तो इस तरह के समेशन को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि हमको जिस छोटे छोटे एरिया को जोड़ना है, ठीक है, कहां से कहां तक जोड़ना है वो पता है, तो हमारा जो आंसर आएगा एकदम डेफिनिट एक नंबर आ जाएगा पूरा। जैसे पिछला बार सॉल्व होके क्या आया था, याद था ना अभी एग्जांपल में, तो एक डेफिनिट नंबर ही है ना। तो ऐसे समेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं कि जिसका रिजल्ट जो है एकदम डेफिनेटली एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा लिख के दे देगा, मतलब यहां ना लोअर लिमिट बताया ना अपर लिमिट बताया, अब कैसे इसको इंटरप्रेट करें बताइए, अब कैसे इसको इंटरप्रेट करें बताइए। देखिए यहां एग्जामिनर ने गलती क्या किया कि ये रहा फंक्शन, अब मुझे पता है नहीं कहां से कहां तक, तो अब देखिए मेरा आर्गुमेंट देखिए, हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा xi, मतलब कोई एक इनिशियल वैल्यू है जहां से हमको सम करना है, शुरुआत करना है जोड़ना, ठीक है, जबकि दिया नहीं है, और एक जनरल कोई x वैल्यू तक, जनरल, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं दिए, x को कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं दिए, एक जनरल x बोल दिए, x जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो हम बोले कि कोई इनिशियल वैल्यू xi से लेके x तक को जोड़ देते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ यहाँ बोला नहीं है। हम भी क्या किए हैं कि एक जनरल वैल्यू x तक गए, ये x कुछ भी हो सकता है, x2 x3 x4, और एक सेल्फ एज्यूम्ड इनिशियल वैल्यू से सम करना शुरू किए हैं। बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा, पिछला वाला रिजल्ट को यूज करके, x² 2 घटे xi² 2, ये होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये होगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये होगा। अगर इस तरह से हम अज्यूम करके बनाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन जो आया है, ये जो टर्म है, ये जो सम किए हैं इस एरिया को, उस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू का नाम हम i दे दिए, तो i बराबर यह है ना। तो देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² 2, ठीक है, x² 2 क्या था, ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस माइनस ऑफ xi² 2, इस तरह से हम सम को लिख सकते हैं, इस वाले समेशन को। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका x² 2 प्लस, ये एक बार बताइए, ये एग्जामिनर दिया था क्या, ये एग्जामिनर दिया है क्या कि कौन सा इनिशियल वैल्यू से सम करना है, नहीं ना दिया है एग्जामिनर। और हम क्या किए थे कि एक मन ही मन मान लिए थे कि एक इनिशियल वैल्यू से सम करके एक जनरल x तक जाना है। तो जनरल x वाला कहानी तो समझ में आया कि हम कोई भी जहां तक जाना होगा उसका वैल्यू अल्टीमेटली अगर एग्जामिनर बोलेगा कि x2 तक जाना है तो हम यहाँ x2 का वैल्यू रख देंगे, लेकिन जहां से शुरू करना था वो एग्जामिनर वो भी नहीं दिया है, तो वहां मान लिए थे xi। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि कहां से शुरू करना था समेशन, उसके हिसाब से ये दूसरा वैल्यू लेगा, ये xi का वैल्यू होगा क्या उसके हिसाब से नहीं, दूसरा टर्म का वैल्यू कुछ आएगा कुछ कांस्टेंट ही दूसरा टर्म, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि कहां से सम करना शुरू किए हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे कि जब हमको इनिशियल और फाइनल वैल्यू नहीं देगा तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट को लिखते हैं। ये जो C हो गया ये सम कांस्टेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम व्हिच वैल्यू वी बिगिन टू सम, कहां से हम शुरू किए थे सम करना
उसके हिसाब से ये जो दूसरा टर्म है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेगा। तो इसलिए हम जनरली इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वैल्यू नहीं दे देंगे। तो जब इस तरह का इनडेफिनिट रहेगा, इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं इनडेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि एग्जामिनर ने लोअर और अपर लिमिट बताया ही नहीं कि कहां से कहां तक ऐड करना है एरिया अंडर द कर्व को। ठीक है, कहां से कहां तक का एरिया अंडर द कर्व चाहिए ये एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया है। तो हमने क्या किया कि हम मान लिए कि कोई एक एक्स आई इनिशियल से कोई जनरल एक्स तक सम करना था तो कर लिए, और ठीक है लास्ट में हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिए। तो ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स भी अननोन है कि कहां तक इंटीग्रेट जोड़ना था, ठीक है, एरिया को कहां तक जोड़ना था, और इनिशियल वैल्यू कहां से शुरू किए थे वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन इस तरह से जब लिखा रहे तो ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू नहीं देगा, एक डेफिनिट वैल्यू ये नहीं देगा, डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू ये वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, ये इंडेफिनिट हुआ। एक और लाइन हम ऐड कर दें कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो ये तरीका आप डेवलप किए लिखने का, ये तो ये जो टर्म था पहला टर्म वो एक्चुअल में था क्या? ये जो पहला टर्म क्या है याद कीजिए तो, जीरो से लेके एक्स तक सम करना किसको, एक्स डीएक्स को, यही टर्म है। और ये दूसरा क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्चुअल में जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आप किए हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें आप किए क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप क्या किए, आप ये किए। ठीक है, ये हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब बोलेगा कैसे सर? अब देखिए ना, जीरो से लेके क्या कीजिए, जीरो से लेके एक्स तक पूरा एरिया निकालिए, ये एरिया निकालिए। तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी क्या होगा एक्स, कितना आया एक्स स्क्वायर बाई 2। यानी ये जो पहला टर्म क्या है, जीरो से लेके एक्स तक का पूरा एरिया है। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट था क्या, जहां से शुरू करना था एरिया को मेजर करना, वहां से आगे जाना था ना, तो उससे पहले वाला एरिया को माइनस करना था। तो देखिए वो माइनस यहाँ पे है वो चीज, लेकिन हम इसको एक साथ अकाउंट में लेके सीधे प्लस सम कांस्टेंट करते हैं। तो ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक और चीज, इनडेफिनिट अपने आप ही डेफिनिट बन जाएगा जब आपको इनिशियल वैल्यू कहां से ऐड करते हुए कहां तक जाना है पता हो। तो जहां तक जाना है अगर वो पता है तो वहां पे एक्स के बदले वो फाइनल वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और इसके बदले जहां से शुरू करना था वो रख दीजिए, तो अपने आप ही डेफिनिट बन जाएगा। इनडेफिनिट और डेफिनिट अपने आप ही आप देख सकते हैं। तो अब जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। जनरलाइज करने का मतलब कि कोई भी एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और उसका ग्राफ हो, ठीक है, और आपसे बोले ऐसे करके एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम x1 से x2, ये डेफिनिट हो गया। और कहां से, x1 से x2 तक का एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनिट, ये जनरलाइज कर रहा है। और इनडेफिनिट क्या होगा, f ऑफ x dx, कोई लोअर कोई अपर लिमिट नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इनडेफिनिट। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको अभी हम बताए थे, जीरो से लेके x तक f ऑफ x dx को अज्यूम ये इंटीग्रेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, शॉर्ट में बोले ना इस एरिया को जोड़िए। कहां से लेके, जीरो से लेके x तक। जीरो मतलब यहां से लेके एक जनरल मान लीजिए कोई जनरल x तक ऐड करते हुए चले जाइए, मतलब जीरो से शुरू होते हुए पूरा एरिया अंडर द कर्व को ऐड करते हुए चले जाइए कहां तक, x तक। ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट c लगा दीजिए। ये c क्या था, एक्चुअल में c क्या था याद कीजिए, तो ये c क्या था, एक्चुअल में c जो है यहाँ पे प्लस c, वो है
इक्वल टू माइनस ऑफ द एरिया अंडर कर्व फ्रॉम 0 टू जो भी इनिशियल जहां तक आपको चाहिए होगा, जो कि एग्जामिनर दिया नहीं है। तो कायदे से देखिए ना, जैसे ही हमको पता चल जाएगा कहां से कहां तक करना है, तो 0 से x तक पूरा एरिया निकाल लेंगे, पूरा 0 से x तक, और उसमें से घटा देंगे। एक्चुअल में जो कांस्टेंट है एक्चुअल में क्या है, घटाने वाला टर्म था, घटाना था कौन सा टर्म, जहां तक एरिया नहीं चाहिए, जहां तक एरिया नहीं चाहिए उस चीज को हम हटा देंगे पूरे एरिया में से, तो अपने आप ही ना हमको डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इनडेफिनिट को लिखने का तरीका क्या हम बताएं, सीधे इनडेफिनिट को लिखने का तरीका क्या होता है, 0 से x एफ ऑफ एक्स dx प्लस c। ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रल को लिखने का तरीका। तो लेटर से एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, और आपको ये वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम एक्स आई टू एक्स, मतलब किसी इनिशियल वैल्यू से एक जनरल वैल्यू x तक, ये ठीक है। इसी चीज को आप कैसे लिखे थे, एक्स आई रहा एक्स आई, ये रहा एक्स आई, कोई जनरल एक्स ले लीजिए एक्स, तो मतलब आपको ये चाहिए, ये एक्स आई से लेके एक्स तक, इसको हम ये तो चाहिए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 0 से लेके एक्स तक एफ ऑफ एक्स dx, मतलब पूरा 0 से लेके हम मान लेंगे x तक, ठीक है। हम ये मान लेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन जो है जिस फॉर्मेट में है वैसे पूरा कहां तक 0 तक मान लेंगे, एक्सट्रापोलेट करके हम मान लेंगे कि फंक्शन है 0 से, जबकि नहीं भी होगा तब भी मान लेंगे 0 से लेके x तक एफ ऑफ एक्स dx, लेकिन उसमें से घटा देंगे कौन सा वाला टुकड़ा जो हमको नहीं चाहिए, कौन सा वाला टुकड़ा, तो घटा देंगे। तो 0 से लेके एक्स आई वाला टुकड़ा नहीं चाहिए तो घटा देंगे, तो ये जो हो गया डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा। कौन सा डिजायर्ड एरिया, ये वाला डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा। ये तो ठीक है, ध्यान दीजिए पिछले एग्जांपल से, ये तो 0 और एक्स आई तक का समेशन है, एक्स आई तो गिवन है ना, इनिशियल वैल्यू कहां से जोड़ना है, तो ये जो वैल्यू आएगा दूसरा, एक कोई कांस्टेंट ही ना आएगा, पक्का एक डेफिनिट कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कांस्टेंट। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 0 से x है, तो ये कोई ये जो सम होके आएगा ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगा, ये डिपेंडेंट ऑन x आएगा। ये जो पहला टर्म है ये किस पे डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट ऑन x होगा अपॉन x, क्योंकि कहां तक जाना है ये जनरलाइज किए हुए हैं, ये पता नहीं कि कहां तक जाना है, x2 तक x3 तक, तो जनरलाइज कोई x तक किए हुए हैं। तो ये जो सम आएगा निकल के एरिया अंडर कर्व का, कहां से 0 से लेके जनरल x तक, वो डिपेंडेंट ऑन x ही होगा ना। तो इस डिपेंडेंट समेशन को, पहला जो समेशन और डिपेंडेंट है उसको लेटर से हम बोल देते हैं कैपिटल G ऑफ x, कि जो सम होके आएगा पहला टर्म मतलब 0 से लेके जनरल x तक जो एरिया अंडर कर्व आएगा छोटे छोटे एरिया को जोड़ के, वो है G ऑफ x। और जो दूसरा टर्म है, ये जो दूसरा टर्म है माइनस के साथ, उसको हम क्या बोल दिए, प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट हमको पता है, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब हम ये क्यों यूज किए, दोबारा हम ये क्यों बता रहे हैं, हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। देखिए हम क्या बता रहे हैं, देखिए हम क्या बता रहे हैं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एग्जामिनर तो आपसे यही मांगा है ना, एग्जामिनर आपसे ये मांगा है ना, ये वैल्यू ये, और आप बोले कि ये वैल्यू जो निकल के आएगा ये आएगा प्लस सम कांस्टेंट आएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन बात क्वेश्चन उठता है कि ये लिखेंगे कैसे, न्यूमेरिकली हम बताएंगे कैसे। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन जब हम दे दिए थे x dx, तो वहां तो आप सब एक्चुअल में करके बता दिए थे कि क्या निकल के आया था, x² 2 प्लस c आया था। तो ये चीज तो आप कर लिए थे, क्यों, क्योंकि आप ये ग्राफ बनाना आसान था,
y बराबर x का ग्राफ बनाना आसान था, तो तब आप इसलिए बेसिक से ये निकाल लिए। हम कह रहे हैं कोई भी जनरल फंक्शन रहेगा, कोई भी जनरल फंक्शन रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये कैसे लिखेगा, मतलब ये वाला चीज कैसे लिखेगा, जब यहाँ पे x नहीं होगा, कोई एक जनरल फंक्शन होगा, तब इसका डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे यहाँ पे क्या लिखेगा, ये जो टर्म आएगा यहाँ पे ये लिखाएगा क्या, लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए, ये तो समझने का तरीका हो कि यहाँ कुछ आएगा, वो क्या आएगा, उसी पे चर्चा करते हैं। तो देखिए f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन, सारा फॉर्मेट दिखाते हैं, सारा फॉर्मेट। ये तो हो गया इंडेफिनिट, इसको हम कैसे लिखा करते थे, याद कीजिए, g ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए जनरल एक ऐसे c सिंबल देंगे। ये हो गया इंडेफिनिट का फॉर्मेट, इंडेफिनिट रूप में जब ऐसे लिखा रहे, जब ऐसे लिखा रहेगा तब क्या लिखेंगे हम, तब लिखेंगे g ऑफ x, और दूसरा टर्म जो कांस्टेंट है वो हमको पता है, अभी है कांस्टेंट ही लेकिन क्या है तो हमको पता है, 0 से लेके xi f ऑफ x dx, जो कि कुछ कांस्टेंट आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, g ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नोन है, ये अननोन है, इसको बस ऐसे c ही लिखेंगे, इसको वैल्यू हम दे सकते हैं मन करे, नहीं तो ऐसे c लिख दीजिए। अच्छा, ये हो गया xi से x तक। कभी कभी होता है कि पूरा डेफिनिट इंटीग्रल, कि हमको अपर और लोअर दोनों लिमिट पता है कि कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, ये कभी कभी हमको पता है, पूरा xi से लेके x फाइनल मान लीजिए, और ऐसे लिखते, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमको तो सब कुछ पता है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा उस केस में क्या आना था, ये g ऑफ x लिख दीजिए और यहां xi और यहां x फाइनल, ये क्या निकल के आएगा, g ऑफ x फाइनल माइनस g ऑफ x i। याद कीजिए ये तरीका सिखाए थे जब हम कौन सा ग्राफ दिए थे, y बराबर x, और कहां से कहां तक शुरू किए थे, x1 से लेके x2 तक एरिया निकलवाए थे, तो क्या आया था, x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2। इसी को हम जनरल तरीके से क्या लिख दिए थे, x स्क्वायर बाई 2 और x1 से x2, तो वही तरीका है ना, ये x स्क्वायर बाई 2 g ऑफ x का काम कर रहा है, कौन, g ऑफ x, कहां से कहां तक, x1 से x2, यहाँ पे xi से x है। तो जब डेफिनिट रहेगा इंटीग्रल तो ऐसे लिखेंगे, तो हर केस में तो हमको ढूंढना g ऑफ x ही है। मजे की बात ये है, ये ढूंढना है ना, ये आप ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसे ढूंढना है, अब हम उस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो लेटस से ये जो वैल्यू है, ये इसको आप i से रिप्रेजेंट करते हैं, i, ये जो समेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, इसको आप i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कर दिए। अब एक चीज बताइए, i बोल दीजिए, या फिर चूंकि आपको पता है ये एरिया है तो इसको एरिया a बोल दीजिए, ये भी अच्छा तरीका है, आपको तो पता है ना कि एरिया अंडर कर्व, तो एरिया a ही बोल दीजिए। अब एक और बताइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जनरल किसी x पे हम क्या किए कि वही वाला कहानी रिपीट कर दिए जो हम लोग आज शुरुआत किए थे, x और x प्लस dx, ठीक है, तो थिकनेस कितना होगा, dx, और यहां पे फंक्शन क्या है, f ऑफ x, जिसको आप y भी बोल सकते हैं, f ऑफ x को y बोल सकते हैं। तो आप तो सीधे बोल सकते हैं ना कि एरिया क्या है, ये जो छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया को क्या बोलते हैं, dA। छोटा सा एरिया क्या है यहाँ पे बताइए तो, लेंथ गुने ब्रेड्थ। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा एरिया जो है इस स्ट्रिप का वो है लेंथ गुने ब्रेड्थ,
दिस इंप्लाइज दैट dA by dx क्या हो गया f of x, ठीक है, dA by dx f of x हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये dA क्या था, छोटा एरिया है, लेकिन ध्यान दीजिए जो पूरा एरिया था, पूरा एरिया वो एक्चुअल में क्या लिखाया गया था। अब देखिए जो पूरा एरिया था वो क्या था, इन जनरल क्या लिखाया गया था, इस फॉर्मेट का था, और आपको यही ढूंढना था पूरा एरिया। और आपको क्या पता चला, आपको यही निकालना है ना, ये निकालना है, या फिर आप बोलिए ना कि ये निकालना है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि एरिया का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो आप ढूंढ रहे थे, जो एरिया आप ढूंढ रहे थे उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स। मतलब जो अंदर में बैठा हुआ क्वांटिटी है, समेशन के अंदर में बैठा हुआ क्वांटिटी है, वो मिल रहा है कब, जब ये समेशन को, यानी जब इस एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम उल्टा भी कर सकते हैं कि हम जिस एरिया को ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल में आप यही समेशन को ढूंढ रहे हैं ना, देखिए ना, यही समेशन को ढूंढ रहे हैं ना, ये क्या होगा, या बैठ के सोच रहे थे कि ये होगा क्या, इसी को आप सिंबॉलिकली क्या बोले, ए। तो आप ढूंढ रहे हैं इसी को ना, इसको बोलिए या इसको बोलिए, आप ये ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन आप एक चीज खासियत जान गए हैं, यहां से इस एरिया वाले प्रॉपर्टी से जान गए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन, ये एरिया इज नथिंग बट समेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको देना क्या चाहिए, जो अंदर बैठा हुआ फंक्शन वो देना चाहिए। ठीक है, बड़ा मजेदार बात है, यानी कि अब आप सम डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स के बदले एक्स dx सिर्फ कोई कुछ नहीं, इनडेफिनिट, तो आप क्या बोलेगा कि ये किसके बराबर होगा, कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा प्लस सम कांस्टेंट होगा। ये आप जानते हैं, ढूंढ क्या रहे हैं ये, लेकिन आपको पता है कि इसका जो वैल्यू है, जिसको आप ए बोले हैं, ये जो भी निकल के आएगा इसका डिफरेंशिएशन जो है, ये समेशन का जो डिफरेंशिएशन है एक्स आना चाहिए। तो समेशन को ही ना आप ये बोले हैं, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, एक्स। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन अगर एक्स आना चाहिए तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब है कि एक्चुअल में आप इसी का चर्चा कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन, पूरे का डिफरेंशिएशन इसके बराबर आना चाहिए जिसको आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पूरे का डिफरेंशिएशन अंततः इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, इसका जी ऑफ एक्स का, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है। तो शॉर्ट में बोलिए कि जिस जी ऑफ एक्स को आप खोज रहे हैं, जिस जी ऑफ एक्स को आप खोज रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या देना चाहिए, एक्स देना चाहिए। ठीक है, जिस जी ऑफ एक्स को ढूंढ रहे हैं, जिस जी ऑफ एक्स को ढूंढ रहे हैं, फिर प्लस लास्ट में तो प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। जो आप एक्चुअल में ढूंढ रहे हैं वो तो ये है। तो आप बताइए कि कौन ऐसा फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स आएगा, बताइए तो। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आता है, 2x आता है ना। अच्छा, लेकिन हमको 2x नहीं चाहिए, x चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, बताइए तो। 2x बाई 2 आएगा कि नहीं, डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 2x बाई 2, यानी x ही आएगा ना। यानी एक्चुअल में जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, याद कीजिए ये। तो अब आगे से आप क्या पकड़िएगा, आगे से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आप जिस समेशन को ढूंढ रहे हैं, जिस समेशन को ढूंढ रहे हैं वो ऐसा फंक्शन आना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलना चाहिए अंदर वाला। ठीक है, आप जिसको ढूंढ रहे हैं मतलब ए को, ए बोलिए या ये बोलिए, आप पहले से जान गए हैं सब चीज। आप जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं वो चीज होना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए। तो ये तो दिया है एग्जाम्पल, तो हम ये निकाल लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जामिनर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया ऐसे और दे दिया x स्क्वायर dx, मतलब सम करना है आपको इस टर्म का, कोई लोअर और अपर लिमिट नहीं। तो इस तरह के समेशन को हम कैसे दिखाते हैं, एक फंक्शन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है, ये इस तरह से, इसी को आप एरिया ए भी बोल दीजिए। एरिया ए इस समेशन, और उस समेशन का वैल्यू निकाल के क्या आएगा, सम फंक्शन ऑफ x प्लस c आएगा, ठीक है। अच्छा, c तो एक जनरल कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है इंडेफिनिट में, तो इसलिए c को c ही लिखते हैं। आप ढूंढ रहे हैं किसको, इसको, ठीक है, g ऑफ x को। तो हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले, क्या बोले थे, याद कीजिए तो, छोटा एरिया जो स्ट्रिप का था, याद कीजिए स्ट्रिप का छोटा एरिया वो कितना के बराबर था, ये लेंथ का वैल्यू कितना के बराबर था, एफ ऑफ एक्स, और ब्रेड्थ कितना था, dx। तो छोटा एरिया क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू dx। अभी जो एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो आप क्या बोलिएगा, छोटा एरिया बराबर एक्स स्क्वायर dx, यानी छोटा एरिया डिवाइडेड बाय छोटा लेंथ बराबर एक्स स्क्वायर। यानी शॉर्ट में बोलिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया के बदले क्या बोल सकते हैं, समेशन, जो मानो बोलिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, इस लॉजिक से, बेसिक ज्योमेट्री से आना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप तो इसी समेशन को ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन पहले से पता है कि जिस समेशन को आप ढूंढ रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। और जिस समेशन की आप बात कर रहे हैं उसको तो यही माने है ना, परज्यूम किए हैं, जिस समेशन को आप ढूंढ रहे हैं उसका परज्यूम किया है ना इस तरह से। तो आप शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसका, जिसको इसका, इसी को ना आप ए बोले हैं, तो मतलब ए का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसी को ना ए बोले हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जब आप करिएगा ना, तो दूसरा टर्म तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। तो शॉर्ट में इसका डिफरेंशिएशन इज इक्विवेलेंट टू, मतलब बराबर है, ये बोलने के बराबर है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन इज इक्विवेलेंट टू किसका डिफरेंशिएशन, इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है, तो जो भी डिफरेंशिएशन होगा इसका होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर आना था, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन यानी g ऑफ x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट, मतलब डिफरेंशिएशन जो है क्या आना चाहिए था, विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर। मतलब अंत में आप ये बात बोल दिए कि ये g ऑफ x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर दे। आप ही बताइए कॉमन सेंस से कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। लेकिन आपको चाहिए क्या, ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो। तो एक्स क्यूब बाई 3 करिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, एक्स क्यूब बाई 3 का, तो 1/3 बाहर निकालिए और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब तो आ गया, यानी कि जिस g ऑफ x को ढूंढ रहे हैं ना वो एक्चुअल में एक्स क्यूब बाई 3 है, तो आपका तो वैल्यू, अब g ऑफ x ही तो मेन ढूंढ रहे थे, g ऑफ x, तो अब आप क्या बोल सकते हैं, एरिया a जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, समेशन, इनडेफिनिट समेशन भी बोल सकते हैं, बराबर एक्स क्यूब बाई 3 जो ये हो गया g ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। और ये सब क्या है, ये सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर वही, बड़ा मजेदार बात है, ये समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज, कि अभी हम अगर, ये तो हो गया इनडेफिनिट,
अगर हम आपको डेफिनिट देते x1 से x2 तक सम करना है किसको, एक्स स्क्वायर dx को, तब आप क्या करते, तब आप क्या लिखते, इसको कैसे लिखते, पूरा 0 से लेके x2 तक, मान लीजिए एक्स स्क्वायर तो आपको पता है ना बाबू, एक्स स्क्वायर जो होता है पैराबोलिक बनता है, बना लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी आपको लिमिट दे दिया x1 से x2 तक, तो x1 ये रहा, x2 ये रहा, इस तरह के सम को क्या करेंगे, हम जानबूझ के करेंगे कि 0 से लेके x2 तक पूरा सम कर लेंगे, कर लेंगे। अच्छा, और घटा देंगे किसको, कहां से कहां तक, जो नहीं चाहिए, 0 से लेके x1 तक का एरिया घटा देंगे, ठीक है। ये चीज को 0 से लेके x2 तक वाली चीज को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, 0 से लेके x2 तक वाली चीज को कैसे लिखेंगे। तो आप बोले थे ना कि जो आपका इंटीग्रेशन था वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, अब डेफिनिट है, ठीक है, अब डेफिनिट है, तो एक्स क्यूब बाई 3, जो जी ऑफ एक्स है वो काम का है, एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, 0 से x2 तक, घटे एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, 0 से x1 तक, ये क्या निकल के आएगा, x2 क्यूब बाई 3 घटे x1 क्यूब बाई 3। इसी को आप शॉर्ट में कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ना, x क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, ये लिखने का तरीका बताए थे। तो क्या है कि अब आगे से इतना लंबी मत कीजिएगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना तोड़ तोड़ के समझाएं कि x1 से x2 तक का एरिया चाहिए था, तो पूरा एरिया निकाल के और 0 से x1 तक का एरिया घटा दिए। लेकिन आगे से क्या कीजिएगा, तो हमको पता चल गया है कि एक्स स्क्वायर dx का समेशन जो है इनडेफिनिट समेशन ये आता है, ठीक है। अब बताइए, ये चीज को यहां लिख लेंगे एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे बड़ा ब्रैकेट देंगे और लोअर और अपर लिमिट सीधे रख देंगे और अगले स्टेप में सीधे ये लिख देंगे, यही हो गया डेफिनिट इंटीग्रल। देखिए, इस लॉजिक से भी आप जा सकते थे, ये जो आप ऐसे लिखे हैं इसको आप इंडेफिनिट वाले मेथड से भी जा सकते हैं। देखिए, आपका इंडेफिनिट में आंसर क्या आया था, एक्स क्यूब बाई 3, और ये सी क्या आया था, याद है कुछ, माइनस, याद कीजिए, माइनस क्या आया था, एक्स इनिशियल का क्यूब बाई 3, एक्स इनिशियल आपको पता नहीं था, बस माइनस क्या आ जाएगा, एक्स इनिशियल का क्यूब बाई 3। अब चूंकि हम दे दिए हैं, इनिशियल भी दे दिए, फाइनल भी दे दिए, तो फाइनल हम उस समय एक्स माने थे जनरल, अब फाइनल पता है तो इस एक्स के बदले फाइनल रख दीजिए और इनिशियल के बदले x1 रख दीजिए। तो इनडेफिनिट वाले अप्रोच से भी डेफिनिट वाला आंसर ला सकते हैं, जब आप मन में आपको पता चल गया कि जो इनिशियल का काम कर रहा था वो क्या है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन। तो समराइज करते हुए, कंक्लूजन पे बातों को लाते हुए कुछ बातें कह दें। देखिए, जानते हैं जो आप ये जो फंक्शन ढूंढ लिए थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चर्चा करते समय जो ये फंक्शन ढूंढ लिए थे, ढूंढने का तरीका भी आप निकाल लिए थे, ये फंक्शन जो जिसको आप नाम दिए थे जी ऑफ एक्स, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा तो आपको दिखेगा ये जी ऑफ एक्स क्या था। ये जी ऑफ एक्स था क्या, 0 से लेके x तक फंक्शन का इंटीग्रेशन था, यानी पूरा 0 से लेके x तक एरिया अंडर द कर्व जो आएगा, टोटल छोटे छोटे रेक्टेंगल का जो सम होगा, एरिया का सम, वो था ये जी ऑफ एक्स। जानते हैं, जिसको ये पता चल गया। अच्छा, ये c क्या था, माइनस, याद कीजिए, समेशन कहां, 0 से लेके वो अननोन xi, 0 से लेके वो अननोन xi जहां से शुरू होने वाला था फंक्शन, यही था ना सी। अब आप कॉमन सेंस बताइए, जिसको 0 से x तक का वैल्यू पता चल गया है कि 0 से x तक के समेशन का वैल्यू g ऑफ x है, तो क्या 0 से xi तक का समेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेचुरली g ऑफ क्या हो जाएगा, x के बदले यहां पे x है तो x,
जीरो से लेके एक्स आई तक का क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स आई। मतलब इनडेफिनिट से डेफिनिट पे नेचुरल कंसीक्वेंस से जा सकते हैं। कैसे, तो देखिए इनडेफिनिट बोला था कि एरिया इस फॉर्मेट का आना चाहिए, लिख देते हैं पूरा, जीरो से एक्स आई एफ ऑफ एक्स तो अभी हम दे दिए हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हम डेफिनिट पे पहुंचा रहे हैं। डेफिनिट क्या बोला था, डेफिनिट में क्या मांग रहा था, डेफिनिट में ये मांगा था लेकिन x1 से x2 तक। अब देखिए जो काम इनडेफिनिट में x कर रहा है फाइनल, वो काम अभी डेफिनिट में x2 कर रहा है, तो यहाँ सबसे पहले x2 रखिए। देखिए हम कैसे डेफिनिट पे यहाँ लिख देते हैं, डेफिनिट पे बातों को कैसे ले आए, x2 क्यूब बाई 3 माइनस, अब जीरो से एक्स आई, ये इनडेफिनिट में अननोन था लेकिन अभी तो अननोन है ना, अभी तो नोन है, जीरो से लेके x1 एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए चूंकि जीरो से x तक का इंटीग्रेशन g ऑफ x था, तो भैया जीरो से xi तक का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस x के बदले xi रखिए, x के बदले क्या रखिए xi। x क्या था, g ऑफ x क्या है, x क्यूब बाई 3। तो अब हमको क्या चाहिए, g ऑफ xi यहां के लिए, तो g ऑफ xi क्या होगा, g ऑफ ये चीज क्या होगा, g ऑफ x ना होके xi, क्यों, क्योंकि यहाँ x के बदले अब क्या हो रहा है xi, तो रखिए ना यहाँ पे क्या हो गया x2 क्यूब बाई 3 माइनस, अब यही चीज चाहिए था ना, तो ये g ऑफ i के बदले क्या रखेंगे, g ऑफ x1, ये रहा g ऑफ x, तो x के बदले x1, तो x1 क्यूब बाई 3। तो नेचुरली आप इनडेफिनिट से, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट आप ट्रांजिशन कर गए नेचुरली। सारा खेल इस g ऑफ x का था, और g ऑफ x क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू x f ऑफ x dx। जिसको ये पता चल गया ना, उसको इनडायरेक्टली ये भी पता चल जाएगा समय आने पे। अगर उसको xi पता चल गया तो मतलब वो इनडेफिनिट से डेफिनिट पे ट्रांजिशन नेचुरली वो कर लेगा, तो उसको सब आ गया। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस पे चर्चा कर ले। इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस, जैसे पहला, अगर कोई बोले इंटीग्रेट करो 1 बाई एक्स dx को, ठीक है, इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं जनरली, तो आपको एक ऐसा इसका आंसर क्या होगा, आप एक ऐसे फंक्शन को ढूंढ रहे हैं आंसर के रूप में जिसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आना चाहिए। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आता है, ln x, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या जोड़ देंगे, चूंकि इंडेफिनिट है, प्लस सम कांस्टेंट c, ये हो गया सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, आपको अगर e की पावर x dx का इंटीग्रेशन बोले, मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो आप एक ऐसे फंक्शन को ढूंढ रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या देना चाहिए, e की पावर x। आपको पता है ना कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। मतलब जिस फंक्शन को आप ढूंढ रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होना चाहिए, वो फंक्शन खुद क्या है, e की पावर x। अब प्लस क्या लगा देंगे, सम कांस्टेंट c डिपेंड करता है कि कहां से आप जोड़ना शुरू किए थे एरिया को। ये सब सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। उसी तरीके से आपको कोई भी जनरल अगर x की पावर n dx दे दे और इसका इंटीग्रेशन मांगे, तो आप एक ऐसे फंक्शन को ढूंढ रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, ये। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके देखिए तो क्या आएगा, 1 बाई n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, x की पावर n प्लस 1 का क्या उतर जाएगा नीचे, n प्लस 1, और x की पावर n प्लस 1 घटे 1, तो क्या निकल गया शॉर्ट में, x की पावर n। तो शॉर्ट में बोलिए ना कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है वही एक्चुअल में इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है अलोंग विद सम कांस्टेंट, ठीक है। ये है चौथा इंपॉर्टेंट, अगर आपको बोल दे
cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, नहीं पता है कहां से जोड़ना है एरिया को, बोलिए तो क्या होगा? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है sin x? तो आंसर क्या हो जाएगा? sin x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोले sin x dx का इंटीग्रेशन, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता है? तो बच्चा लोग बोल देता है cos x, नहीं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो किसका डिफरेंशिएशन sin x होगा? माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा, प्लस क्या लगा दीजिए c। सिमिलरली बहुत सारा और भी चीज है। अब बताइए sec स्क्वायर x dx का समेशन क्या होगा? तो हम ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो। किसका होता है sec स्क्वायर x? tan x। sec x tan x का समेशन क्या आएगा? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है? तो sec x होता है प्लस सम कांस्टेंट c। सिमिलरली और क्या क्या यूज हो सकता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बताइए तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है? tan इनवर्स x प्लस c लगा दीजिए, ये सब हो रखा है। अच्छा, और क्या किया जा सकता है? ऐसा कौन सा इंटीग्रेशन चाहिए किसका? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। इसका क्या है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये आता है? ये सब स्टैंडर्ड है, पहले करवाए हुए हैं। साइन इनवर्स x प्लस सी, मतलब बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताएं। ln बताएं, एक्सपोनेंशियल बताएं, अलजेब्रिक बताएं, ट्रिगोनोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट है वो बताएं। ये सब आपके मुंह पे रहना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, कभी भी आ सकता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, देखिए कभी कभी आपको इस तरह से देगा f ऑफ ax dx का इंटीग्रेशन, जबकि आपको इसका इंटीग्रेट करना है, जबकि आपको इसका इंटीग्रेशन पता है f ऑफ x dx का, ये आपको पता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का सिचुएशन जनरल सिचुएशन है। क्या करेंगे? लेट कोई एक नया वेरिएबल मान लेंगे t बराबर ax, तो दिस इंप्लाइज दैट dt by dx डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? a, क्योंकि a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा? ऐसे लिखेंगे ना भाई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यही ना होगा। अब बताइए यहां पे f ऑफ ax के बदले हम क्या लिखेंगे? t, और dx के बदले क्या लिखेंगे? बताइए। तो यहां से साफ दिख रहा है कि dt बराबर a dx, देखिए ना, dx उधर भेजिए, दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर क्या हो गया? dt बाई a।
तो इसका मतलब dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dt बाई ए। तो मतलब ये चीज जो है इक्विवेलेंट टू ये चीज है कि नहीं है, 1/a f ऑफ t dt। लेकिन आप तो बोले थे ना कि आपको इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन पता है, बस x के बदले क्या रख दीजिएगा, t। मान लीजिए ना ये आपको पता है, ये इंटीग्रेशन g ऑफ x पता है, ये चीज हम बोले थे ना पता है, तो उसी फॉर्मेट का तो ये f ऑफ t dt, बस x के बदले t होगा, तो ये क्या लिखाएगा, g ऑफ t, और यहां जाएगा 1/a, और t किसको माने थे, ax को, तो ये हो गया 1/a g ऑफ ax। ठीक है, अब इसका एक दो एग्जांपल देंगे, 2-3 एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए एग्जामिनर बोल दे e की पावर ax dx को इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो अभी आपको बताया था ना कि आपको पता है e की पावर x dx का इंटीग्रेशन जो क्या होता है, e की पावर x, लेकिन आपको ये बोल दिया है, तो जो फॉर्मूला भी डिराइव किया उसके हिसाब से क्या था, कि उसके हिसाब से था कि यहां पे भी एकदम बेसिक से कर देते हैं, लेट t बराबर ax, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, a, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, a dx, dx क्या हो जाएगा, dt बाई a, ये काम का है, ये चीज यहां देखिए बराबर क्या लिखेंगे, e की पावर t dx के बदले क्या लिखेंगे, dt, और बाहर आ जाएगा a। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो उसी तरीके से e की पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बस x के बदले t रख देंगे। तो ये बोलिए ना कि बस इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा e की पावर t, और बाहर है 1/a, तो यानी 1/a e की पावर, अब बस t जिसको माने थे वो रख दीजिए। यही चीज हम तब से बोले थे। इसी को लास्ट एग्जांपल में हम क्या नाम दिए थे, g ऑफ x। तो हम क्या बोले थे कि अगर आपको ये पता है g ऑफ x, तो इसको क्या लिख सकते थे, g ऑफ ax। ठीक है, इसी को ना या फिर ऐसे बोले g ऑफ t बाई a, और अगला स्टेप में लिख दीजिए t जिसको माने थे, तो g ऑफ ax बाई a। ये लास्ट अभी एग्जांपल किए थे, ये किए। अच्छा, तो आगे से डायरेक्ट किया जाए। देखिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको कोई एग्जामिनर बोले cos 5x dx का इंटीग्रेशन, तो आप 5x dx नहीं जानते हैं, लेकिन cos x का तो जानते हैं, sin x। तो आपको हम टेक्निक अभी पता है ना, ये वाला, कि आप जिसका जानते हैं, किसका जानते हैं, cos ऑफ x का जानते हैं, तो वो लिखिए sin, और अंदर में क्या बैठा है 5x, तो 5x, बस जो x के साथ बैठा वो बाहर क्या आ जाएगा 1/5। देखिए ना वही चीज लिखे, a का काम अभी 5 कर रहा है, g ऑफ x, g कैपिटल G क्या था, कैपिटल G क्या था, e की पावर x dx पिछला वाला एग्जांपल में। अभी क्या होगा कैपिटल G, अभी के हिसाब से कैपिटल G क्या होगा, cos ऑफ x dx, जो आपको पता है, जो क्या आएगा sin x। ठीक है, जब sin g ऑफ x sin x है, तो g ऑफ 5x क्या होगा, sin ऑफ 5x डिवाइडेड बाई a का काम 5। वही लॉजिक हो रहा है, इसमें भी आप कहिएगा तो हम करके दिखा देते हैं। देखिए पूरा बेसिक से ही करके दिखा देते हैं कि आपको t बराबर 5x ले लीजिए, फिर वही कहानी dt बाई dx बराबर 5। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई 5। अब यहां पे सिचुएशन क्या है, यहां पे रखिए cos 5x को आप t माने हैं, t dx के बदले क्या लिखेगा, dt बाई 5 बाहर हो गया। लेकिन cos t dt को तो आप जानते हैं ना क्या है, cos t dt क्या है, sin t होता है इंटीग्रेशन बाई 5,
और बस t किसको माने थे 5x को, तो क्या लिखेगा sin 5x और बाहर बाई 5। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है मानो कि cos के अंदर जो बैठा आप उसको एक सिंगल यूनिट मान लिए, ठीक है। 5x नहीं मिलके आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ एक सिंगल है, तो cos समथिंग का क्या होता है इंटीग्रेशन sin समथिंग, तो cos समथिंग का इंटीग्रेशन sin समथिंग और साथ में जो समथिंग का कोएफिशिएंट है x में डिवाइडेड बाई 5 कर दी। वही चीज तो चल रहा है यहाँ पे भी। देखिए ये पता था, इसका यूज करके ऐसे कर लिए। और एग्जांपल देते हैं। और एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए कोई आपको बोला ln 5x को इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो उस लॉजिक से क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है उसको पहले डिवाइड कीजिए ऐसे, और 5x को 5x नहीं मान के एक यूनिट मानिए, एक यूनिट ऐसा यूनिट कि ln t है और dt से इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा। अभी ln वाला चीज तो आपको नहीं पता है, तो ln का एग्जांपल नहीं लेके हम ये लेते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अभी आप ln वाला चीज पढ़े नहीं है, तो ले लेते हैं आपका क्या लिया जाए, sec स्क्वायर 7x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको हम क्या टेक्निक बताएं, जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइडेड कर दीजिए पहले ही। ये 7 जो है a का काम कर रहा है तो 1/a। अब sec स्क्वायर की जो अंदर बैठा है उसको एक ही यूनिट मानिए, 7x मत मानिए, एक ही सिंगल कुछ है बैठा हो। तो sec स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan समथिंग, क्या हो जाएगा tan 7x डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर होगा। तो ये आप टेक्निक समझ गए होंगे। अच्छा, जनरल भी अगर आपको मन करे तो पूरा दिखा देते हैं। t बराबर 7x तो dt बाई dx बराबर 7, तो dx बराबर dt बाई 7, तो ये राम कहानी यहाँ लिखते हैं sec स्क्वायर t और dx के बदले dt बाई 7 बाहर रखिए। अब sec स्क्वायर t dt, आपको पता है कि sec स्क्वायर x dx क्या होता था tan x, तो अभी बस x के बदले क्या है यहाँ पे t, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा tan t। अब बाहर क्या है 7, अब t एक्चुअल में किसको माने थे 7x, तो लास्ट में रख दीजिए tan 7x। देखिए वही चीज आ रहा है, तो आप कंफर्टेबल हो जाइए इस टेक्निक से, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको एग्जामिनर बोल दे 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है, इसको बोल रहे हैं, क्या करिएगा। देखिए ऐसा तो आप अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन आप ऐसा पढ़े हैं, ऐसा पढ़े कि नहीं, ऐसा अभी तो बोले थे ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, ये जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं। देखिए इसको कैसे उसी चीज में तोड़ देंगे। ये बराबर क्या लिखा जा सकता है dx बाई इस a स्क्वायर को कॉमन, फोकस कीजिए a स्क्वायर को कॉमन लेके हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, इसको ओपन कीजिएगा तो a स्क्वायर घटे a स्क्वायर कट जाएगा, तो यही ना बचेगा, देख सकते हैं आप। अब रूट ऑफ a स्क्वायर को बाहर लाइए तो 1/a क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ऐसा हुआ। अच्छा, ये चीज को देख के, इस चीज को देख के
ये वाला कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही तो कुछ है वो, बस अभी x काम कर रहा है वहां पे, x बाई ए है। थोड़ा सा और दिखा देते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। अब कुछ दिखाई दिया, x बाई ए का होल स्क्वायर। देखिए इसमें और इसमें, देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर है। मतलब जो काम यहाँ x कर रहा है वो काम यहाँ x बाई ए कर रहा है। ठीक है, अच्छा आपको तो अभी पता था ना कि एफ ऑफ ए इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको ये दिया रहे कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, तो याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन हम क्या बोले थे, जी ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए बोले थे ना। वैसे ही आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जो एक्स है वो उसके बदले भी कौन रोल प्ले कर रहा है, एक्स बाई ए। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्यों, क्योंकि जो काम एक्स यहां प्ले कर रहा है वो एक्चुअली यहां पे एक्स बाई ए कर रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स नहीं, एक्स बाई ए। लेकिन एक और चीज करना होगा, डिवाइडेड बाई, जो डिवाइडेड बाई क्या, जो एक्स का साथी है। तो एक्स का साथी क्या है, 1 बाई ए। ये देखिए 1 बाई ए पहले से है, दूसरा 1 बाई ए है, इससे कंफ्यूज मत कीजिए। ये 1 बाई ए तो यहां से निकाले थे, तो 1 बाई ए तो ये वाला है ही, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि x के बदले हम x बाई ए रख दिए इसमें, तो ये आया। और साथ में हमको क्या करना था, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 बाई ए, तो डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये क्या निकल के आया, ये 1 बाई ए ऊपर जाएगा ना तो क्या आएगा, a बाई ए साइन इनवर्स x बाई ए। तो क्या आंसर आया, मतलब इसका आंसर सीधे क्या आया, साइन इनवर्स x बाई ए। ये बात समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, फिर से हम रिपीट करते हैं कि इसको पहले इस तरह से तोड़े, फिर अल्टीमेटली रूट ए स्क्वायर को कॉमन बाहर लाए तो a आ जाएगा। ए स्क्वायर का अंडर रूट तो ए ही होता है, बचा हुआ टर्म ये है। अब मेरा सारा फोकस इस पे है, चूंकि मेरा सारा फोकस इस पे है तो मुझे याद आया कि अरे भाई ये तो किस फॉर्मेट का है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमको पता था, साइन इनवर्स x प्लस सी। अब ठीक है, जो काम यहां पे x कर रहा है वो काम यहां पे x बाई ए कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या किया, साइन इनवर्स x के बदले हम लिखे साइन इनवर्स x बाई ए। लेकिन हमको एक और चीज पता था, जो x का साथी होता है उससे डिवाइड भी करना होता है इंटीग्रेशन को। तो साइन इनवर्स x बाई ए डिवाइडेड बाई x का साथी क्या है, 1 बाई ए है एक्चुअल में, तो 1 बाई ए, और साथ में पहले से बाहर बैठा हुआ 1 बाई ए, तो वो है ही, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किया और आंसर क्या आया, साइन इनवर्स x बाई ए। देखिए वो वाला चीज तो क्लियर हो गया। समराइज कर दें कि जब कभी आपको इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेशन दे तो समरी में क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो तब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पता होना चाहिए और वैल्यू भी पता होना चाहिए। तब आप इसके लिए सीधे आंसर अब आगे से क्या लिखिएगा, x का साथी से डिवाइड कीजिएगा और जो f ऑफ x का इंटीग्रेशन था वो ही वाला वैल्यू अब लिखेंगे, लेकिन x के बदले क्या यूज कर लेंगे, ax। बस इतना सा इस चीज को ध्यान में रखिए, बस ये क्लियर हो, आप सारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट वाला कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अच्छा, एक आखिरी एक एग्जांपल दें। अगर कभी बोले tan x को इंटीग्रेट करिए, tan x क्या होता है, sin x बाई cos x dx होता है। अब ये थोड़ा हट के है,
ये सवाल हट के है, इसको कैसे किया जाता है? इस तरह के सवाल को करने का तरीका होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है कि ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा खुद भी मेहनत कीजिए। अगले क्लास में ये जितने डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं ना इंटीग्रेट करने के, उस सब पे चर्चा होगा प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।